नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। आइए आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जाना कि फ्रेज और उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, आज की इस क्लास के माध्यम से जानेंगे क्लॉज क्या है। हिंदी में इसको उपवाक्य बोला जाता है। अच्छा, उपवाक्य, तो वाक्य से आप जानते हैं वाक्य के बारे में कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है वाक्य में, और एक कंप्लीट सेंस भी देता है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है और कंप्लीट सेंस भी देता है। हम लोगों ने फ्रेज जाना, फ्रेज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेज। और क्लॉज क्या है, जैसा कि इसमें वाक्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं वाक्य की तरह ही होता है, बस इसकी कंडीशन रहती है क्या कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर, यानी कि वाक्य का ही एक भाग होता है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट या वर्ब, बात एक ही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड इट इज a part of sentence is called a clause। क्लियर, देखिए बहुत ही सरल डेफिनेशन भी है कि शब्दों का समूह होगा, शब्दों का समूह हो गया, इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और ये क्या होगा, एक सेंटेंस का एक भाग होगा। यानी कि मान लीजिए यहां से हम लिख दें एक सेंटेंस है, तो इसी सेंटेंस का ही कोई एक भाग क्लॉज हो जाएगा। शर्त क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या वो क्लॉज होगा, जी नहीं। हाँ, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में जाना, क्या, फ्रेज होगा। क्लियर, तो बहुत ही सरल है, लोग हवा बनाते हैं। देखिए हम लोग इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख लें। मान लीजिए कि द बॉय इन ब्लू शर्ट, the boy in blue shirt is my brother। The boy in blue shirt is my brother। अच्छा, लड़का, वह लड़का कौन सा, जो ब्लू शर्ट में है ना। यानी कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं, हम सिर्फ उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो किसमें है, ब्लू शर्ट में। जो ब्लू शर्ट पहने हुए उसी लड़के की बात की जा रही है, वो कौन है, मेरा भाई है। अच्छा ये बताइए कि ये जो शब्द है, क्या इसकी विशेषता नहीं बता रहा है लड़के की, कौन सा लड़का, जो ब्लू शर्ट में है, बताएगा। अच्छा, बॉय क्या है, नाउन, नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या है, एडजेक्टिव, आप सब जानते हैं। अब इसमें देखने की बात यह है कि यदि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्लॉज कहला दिया जाएगा। अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये क्या होगा, फ्रेज। लास्ट क्लास में हमने जाना, देखिए होता क्या है, कोई नाउन हो, उसको अगर कोई क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ध्यान से देखिएगा,
कोई नाउन हो उसको यदि सिर्फ एक वर्ड क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर दो या दो से अधिक वर्ड हो और क्वालिफाई करे, ध्यान से, दो या दो से अधिक वर्ड्स हो और नाउन को क्वालिफाई करे तो वो क्या, दो चीज हो सकती है। कौन सा? पहला तो फ्रेज भी हो सकता है और दूसरा क्लॉज, है ना। किसी नाउन को दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के क्वालिफाई करें जैसे ये, तो वो या तो फ्रेज होगा या क्लॉज। बस कंडीशन क्या है कि यदि उस शब्दों के समूह में या दो से अधिक शब्दों के समूह में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉज। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो फ्रेज। क्लियर? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे? फ्रेज। एडजेक्टिव का चूंकि काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते कि द बॉय who is standing near me is my brother। एक ही सेंटेंस है। लड़का वो कौन सा? जो मेरे पास खड़ा हुआ है। देखा, लड़का यहाँ पे कौन? जो ब्लू शर्ट में, और यहाँ पर वो लड़का जो मेरे पास खड़ा हुआ है। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इस नाउन को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई नाउन को करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। अब इसमें देख लेंगे, एडजेक्टिव है, दो या दो से अधिक वर्ड्स हैं तो या तो ये फ्रेज होगा या तो ये क्लॉज होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज होगा और नहीं तो फ्रेज होगा। देख लीजिए, क्या इसमें वर्ब है? जी हाँ, वर्ब है। वर्ब है का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्लॉज। क्या इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं? सब्जेक्ट भी है क्या? हु। कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और जब हम लोग प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सब जानेंगे। हु हुआ, व्हाट हुआ, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हुए। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, यही वेयर हुआ, व्हेन हुआ, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस क्लॉज इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है यानी कि ये फ्रेज नहीं है, क्या है? क्लॉज। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है क्लॉज। तो क्लॉज जो है तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इसी को मेन क्लॉज भी बोला जाता है। चलिए दूसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज या इसी को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और जो लास्ट तीसरी क्लॉज होती है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज भी को क्लॉज बोला जाता है। मेनली तीन प्रकार की क्लॉज होती है। कौन कौन? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि इफ राम comes to me, I shall help him।
यदि राम मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं कि क्या ये क्लॉज है। ये देखिए, राम कौन आएगा? राम आएगा, यानी कि आने का काम राम करेगा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और काम कौन सा? आने का। ये क्या है? वर्ब, या कहें तो ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। सहायता कौन करेगा? मैं करूंगा, यानी कि ये सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ आपका प्रेडिकेट। यहां तक बात क्लियर? अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब या प्रेडिकेट, यानी कि इसमें दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट या दो वर्ब का यूज हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। चूंकि ये फुल स्टॉप यहाँ लगा है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो करके ये जो है सेंटेंस यहाँ खत्म। एक सेंटेंस, जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। एक सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट का यूज हुआ है, तो क्या इसमें दो क्लॉज होंगे? जी हाँ, दो ही क्लॉज हैं, बस कौन कौन से ये समझना है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज भी बोला जाता है। एक ऐसी क्लॉज जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती है, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल क्लॉज। फिर सुनिएगा, द क्लॉज दैट हैज इट्स ओन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज। वो क्लॉज जिसका खुद का कंप्लीट सेंस होता है and it is not dependent on any other clause for its meaning। ये क्लॉज अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती है, वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, जब डिपेंड नहीं करेगी तो इसको क्या बोल देते हैं लोग? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? और ऐसी क्लॉज जिसका खुद का कंप्लीट सेंस अर्थ नहीं होता है, अर्थ जब चूंकि पूरा नहीं होता है तो किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर करेगी, है ना? तो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर करेगी, तो वो क्लॉज क्या कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो कि निर्भर करेगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो देख लेते हैं हम इसमें, यदि राम मेरे पास आएगा। अच्छा, सिर्फ इतना है, हम लिख कर छोड़ दें कि इफ राम कम्स टू मी। क्या इसका अर्थ पूरा है? कुछ सोचिए, यदि राम मेरे पास आएगा तो हो सकता है मैं उसे अपना मार्कर दूं, है ना? हो सकता है मैं उसको अपनी बुक्स दे दूं, हो सकता है मैं उसको कुछ पैसे दे दूं, या हो सकता है उससे कुछ पैसे ले लूं। कुछ भी हो सकता है। कब तक? जब तक उसके आगे पूरी कहानी मालूम नहीं होगी। क्लियर? तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा तब तक जब तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं चलेगा। यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस पर निर्भर करेगा अपने अर्थ प्रकट करने के लिए, और जो निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अब ये देख लेते हैं, आई शैल हेल्प हिम। अच्छा, जैसे इसको छोड़ दिया जाए, यहां ये कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कितना लिखा है? आई शैल हेल्प हिम। क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, मैं उसकी मदद करूंगा। इसको भूल जाइए, ये यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है आई शैल हेल्प हिम। क्या इसका अर्थ पूरा है? जी हाँ, इसका अर्थ पूरा है, मैं उसकी मदद करूंगा। क्लियर? तो जिसका अर्थ पूरा निकलता है वो क्लॉज कौन सी कहलाती है? वो होती है आपकी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं करती है अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। इसी को प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, और इसको डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, जिसका अर्थ पूरा निकलेगा वो प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, सीधे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? और प्रिंसिपल क्लॉज, अब चलिए एक बात और सुन लीजिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
क्लियर। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बताया? द क्लॉज दैट हैज नॉट इट्स ओन कंप्लीट सेंस and it is dependent on any other clause. Any other clause कौन सी? Principal clause is called a subordinate clause. Clear? Subordinate clause usually begins with subordinating conjunction. यानी कि subordinate जो clause होती है वो किससे? subordinating conjunction से शुरू होती है। जैसे हमने देखा था if Ram comes to me, तो उसको हमने क्या लिखा था? डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वो शुरू किससे हुई थी? इफ कंजंक्शन से। क्लियर? छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। और हम लोग जब जानेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो किससे शुरू होगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये छोटी छोटी बात थी। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में एक बात और जानिए। हमने लिखा था कि इफ राम कम्स टू मी, if Ram comes to me, I shall help him. Clear? I shall help him. तो ये क्या है हम लोगों की? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज पहले किया जाता है, ये पहले ये बाद में, तो सुनिए, जब सबऑर्डिनेट का यूज पहले किया जाता है तो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले हम लोग कॉमा लगाते हैं। ये देखिए, क्लियर। और जब प्रिंसिपल क्लॉज का यूज पहले किया जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कॉमा नहीं लगाते हैं। क्यों? इफ राम कम्स टू मी, ये आपका सेंटेंस है, मैं उसकी सहायता करूंगा यदि राम मेरे पास आएगा तो। बात एक ही है, सेंस एक ही, बस लिखा इधर उधर है। ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन का प्रयोग क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जोड़ना। दो शब्द हुए, फ्रेजेस हुई, क्लॉजेस हुई, ये देखिए क्लॉजेस हुई, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। जब कंजंक्शन बीच में आता है तो बताइए कॉमा की क्या आवश्यकता है? क्लियर? तो सबऑर्डिनेट, ये देखिए, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जब बाद में आती है तो कॉमा नहीं लगाते हैं, जब पहले आती है तो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा जरूर लगाते हैं। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है तीन प्रकार की होती है। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, एंड द लास्ट वन एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, ये देख लें, नाउन क्लॉज कौन सी होगी? शब्दों का एक ऐसा समूह, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब या प्रेडिकेट होगा और वो किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह। क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। अगर शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। तो ये सब है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? आइए एक एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए हमने लिखा आई डोंट नो राहुल।
मैं राहुल को नहीं जानता हूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, आई डोंट नो राहुल, ये राहुल क्या है यहां पर? नाउन। क्लियर? ये नाउन है, ये क्या है आपकी वर्ब, और ये क्या है प्रोनाउन। मैं नहीं जानता हूं किसको? राहुल को। अब अगर हम इसी को लिख दें, आई डोंट नो योर ब्रदर। क्लियर? अब ये देखिए, राहुल यहां पर काम किसका कर रहा है? मैं राहुल को नहीं जानता हूं। किसको नहीं जानता हूं? राहुल को। नाउन का काम क्या होता है? या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनना। बेसिकली या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनना। तो राहुल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं नहीं जानता हूं किसको? तुम्हारे भाई को। किसको? तुम्हारे भाई को। तो ये क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, ये नाउन है, तो क्या ये भी नाउन है? जी हाँ। क्या सिर्फ नाउन है? जी नहीं। ये देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्लॉज होगा, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा? फ्रेज। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज। अगर इसकी जगह पर ऐसे शब्द आ जाते जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता तो वो क्या हो जाता? नाउन क्लॉज। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। आई डोंट नो what you have done। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है। आई डोंट नो, ये देखिए सेम सेम। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन है, और चूंकि इसमें ये देखिए यू हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज। बस इतनी सी बात है। ये देखिए, आपने देखा राहुल सिर्फ ऑब्जेक्ट था, नाउन, और योर ब्रदर ऑब्जेक्ट था, सिर्फ नाउन नहीं था, क्योंकि इसमें दो वर्ड आए हुए थे और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं था। ये क्या हो गया? फ्रेज। अब यहाँ देख रहे हैं कि चार वर्ड्स हैं, है ना? चार शब्द हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है। ये क्या हो जाएगा? क्लॉज। कौन सा? नाउन क्लॉज। क्लियर? एक ऐसी क्लॉज जो वाक्य में नाउन का काम करती है वो क्या कहलाती है? नाउन क्लॉज। आइए हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। अच्छा, एडजेक्टिव का काम क्या रहता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। सिर्फ इतना ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अब होगा क्या कि नाउन की विशेषता बताने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। आइए देख लेते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट उदाहरण दिया था, इससे पहले सबसे पहले कि द बॉय इन रेड शर्ट इज माय ब्रदर। ये था ना? तो लड़का नाउन, कौन सा? इन रेड शर्ट, ये क्या था? एडजेक्टिव। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम इसी को बोल देते कि द बॉय, वो लड़का, हु बीट योर ब्रदर इज माय ब्रदर। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाता कि वो लड़का जिसने तुम्हारे भाई को पीटा, तो ये शब्द इस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताता है, यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्वालिफाई करने वाले नाउन को एडजेक्टिव। और चूंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। सरल है ना? हुआ नहीं बनाना है, धीरे धीरे आराम से समझना है। और ये क्लास देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप लोग एक्सरसाइज करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो समझ में ना आए वो पूछिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग एडवर्ब क्लॉज क्या होती है।
अच्छा, एडवर्ब का क्या काम क्या रहता है? जो विशेषता बताता है। और कुछ जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। जैसे हम बोले कि, चलिए उदाहरण के माध्यम से ही समझते हैं। आई विल, यूजुअली आई शैल होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में आई विल का यूज भी, विल का यूज जब डेफिनेटली कोई चीज बोली जाए तो किया जाता है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब? टुमारो। ये क्या है आपका? क्या ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है? जी नहीं। कब करूंगा? कल। कब करूंगा? 2 घंटे बाद। कब करूंगा? परसों। ये सब क्या है? टाइम को शो करते हैं, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक। अगर हम इसी को लिख दें कि आई शैल या आई विल कॉल यू आफ्टर 3 hours, तो ये भी तो टाइम को शो करेगा। मैं तुम्हें 3 घंटे बाद कॉल करूंगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो क्या ये सिर्फ एडवर्ब है? क्या एडवर्ब फ्रेज नहीं है? फ्रेज कैसे? कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फ्रेज कहलाता है। जी हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। यहां तक क्लियर? ओके। अब अगर हम इसी को लिख दें कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच लखनऊ। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच लखनऊ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब करूंगा? जब मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा। क्लियर? अब बताइए कि ये जो शब्द है, क्या ये भी फ्रेज है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये क्या है? क्लॉज। और चूंकि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता था टुमारो, और यहां पर क्या है? ये यहां पर भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम को शो करेगा। एडवर्ब फ्रेज था, एडवर्ब था, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये थी आपकी एडवर्ब क्लॉज। एक ऐसी क्लॉज जो एडवर्ब का काम करे, एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज क्या? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, क्लॉज। क्लियर? चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं जो लास्ट बची है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानपदी। समानपदी कोऑर्डिनेट उपवाक्य क्लॉज। क्लियर? ये समान पद रखती है किसमें? या चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज हो, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसका समान पद ये रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राम went to market and bought some mangoes. राम बाजार गया और कुछ
आम खरीदे। अच्छा देख लेते हैं, राम वेंट टू मार्केट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एंड बॉट, ये भी क्या है वर्ब। कभी कभी होता है सब्जेक्ट छिप जाता है, और यहां पर एंड का मतलब क्या है, एंड ही बॉट सम मैंगोज। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, राम बाजार गया, क्या इसका पूरा अर्थ है, जी हाँ राम बाजार गया पूरा अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, पूरा अर्थ प्रकट करने वाली क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसको देख लेते हैं, ही बॉट सम मैंगोज, उसने कुछ आम खरीदे, क्या इसका अर्थ पूरा है, जी हाँ इसका भी अर्थ पूरा है। सोच के देखिए, उसने कुछ आम खरीदे, अर्थ पूरा, यानी कि कौन सी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा दो दो प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसा क्यों, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, तो क्या एक वाक्य में दो दो प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा क्या एक म्यान में दो दो तलवारें, बात वही होगी, नहीं एक म्यान में एक तलवार, यानी कि इस सेंटेंस में मेन क्लॉज एक ही होगी, हाँ दूसरी जो है उसका समान पदी जरूर हो सकती है। और चूंकि दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी कि दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, तो वह क्लॉज, ध्यान से सुनिएगा, वह क्लॉज जो कंजंक्शन के साथ जुड़ी है वो क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए इसको सीसी लिख दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। कुछ समझ में आया। देखिए समान पदी क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम क्या होता है कि वाक्य में, ये हमेशा याद रखिए कि बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, प्रिंसिपल क्लॉज का आना जरूरी है। यदि उसके बाद ऐसी क्लॉज आ गई जिसका अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि ऐसी क्लॉज आ गई कि उसका भी अर्थ पूरा निकल रहा है, यानी कि वो भी प्रिंसिपल क्लॉज, तो ऐसी स्थिति में वो क्लॉज जो कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और हमने शुरुआत में ही बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, यही तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर। एक उदाहरण और देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि अर्थ पूरा प्रकट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होती है। क्लियर। चलिए तो ये तो थी बात प्रिंसिपल क्लॉज की, तो क्या जो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी समान पदी हो सकती है। जी हाँ अभी बताया हमने कि इक्वल एग्जिस्टेंस रखती है, प्रिंसिपल क्लॉज की भी समान पदी क्लॉज हो सकती है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी हो सकती है समान पदी। तो देख लेते हैं एक उदाहरण से माध्यम से। हमने लिखा कि व्हेन फैज was teaching, when Faz was teaching and Faisal was teaching, फिर लगाया हमने कॉमा, उसके आगे लिखा I was not teaching you। दो सर हैं फैज और फैसल। जब फैज पढ़ा रहे थे और जब फैसल पढ़ा रहे थे, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि जब फैज पढ़ा रहे थे तब क्या, तब हो सकता हम लोग कंचे खेल रहे हो, मार्बल्स खेल रहे हो, या कार्ड्स खेल रहे हो, या हो सकता है डेस्क ढोलक बजा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो इसका अर्थ पूरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे लिख रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और फैसल वाज टीचिंग, और जब फैसल पढ़ा रहे थे, इसका अर्थ समझिए क्या निकल रहा है, और जब फैसल पढ़ा रहे थे, फैसल सर पढ़ा रहे थे, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, एंड
व्हेन, कहीं ना कहीं ये अर्थ निकल रहा है। देखिए फिर से, जब फैज पढ़ा रहा था या पढ़ा रहे थे, और जब फैसल पढ़ा रहे थे, तब की बात है क्या, मैं नहीं पढ़ा रहा था तुमको। तो ये अर्थ किससे, जब फैसल पढ़ा रहे थे। अब ये देखिए यहां भी तो वही आ गया, जब फैसल पढ़ा रहे थे, हो सकता है मैं डेस्क बजा रहा हूँ या कार्ड्स खेल रहा हूँ। क्लियर, यह हो सकता है किसी को नोट्स दे रहा हूँ या किसी को थप्पड़ मार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अर्थ पूरा नहीं प्रकट करेगा, अर्थ पूरा प्रकट नहीं करेगा तो ये क्या होगा, एससी। और बताया कि कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी। अच्छा, ऐसे भी देख लें, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, अर्थ वैसे भी पूरा है, क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये देखिए, एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या बोला था हमने कि वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्लॉज इस कंजंक्शन के साथ जुड़ी है और ये क्या कहलाएगी फिर, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, चूंकि ये क्लॉज है कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी होगी वही क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर, और ये जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हालांकि हम इसको लिख सकते हैं एंड व्हेन मिस्टर फ्रेसल वाज टीचिंग, बट ये ग्रामेटिकली थोड़ा अजीब लगता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्या क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि किसकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। और पिछले जो उदाहरण था उसमें क्या थी, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्लॉज की समानुपाती थी। यहां पर किसकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज की समानुपाती है। क्लियर, चलिए, तो ये तो था क्या आपका क्लॉज। दोस्तों, अब अगर आपको कहीं कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो, एक्सरसाइज जरूर करिएगा। कोई बुक रखे होंगे आप, हम ये नहीं बोलेंगे कौन सी बुक से, किसी भी बुक से करिएगा, जहां पर जो समझ में ना आए दोस्त आप कमेंट। जैसा कि आपने जाना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो आइए आप लोगों के लिए कुछ कंजंक्शन लिख दीजिए, हैं, लिख दिए गए हैं जो मुख्यतः अक्सर प्रयोग हुआ करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इफ, दो, ऑल्दो, अनलेस, लेस्ट, सो दैट, वेदर, as much as if, till, because, since, before, after, while, when, why, how, who, what, whom, whose, until, after। ये कुछ मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर इनके बाद कोई क्लॉज शुरू हो रही है तो यानी कि वो कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, एज वेल एज, yet, or, still, both and, so, either or, neither nor, nevertheless, not only, but also। क्लियर, अगर इन कंजंक्शन के साथ कोई क्लॉज शुरू हो रही है तो वो या तो वो कौन सी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। क्लियर, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। चलिए लास्ट में हम देखते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I don't know where does he live। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि वो कहाँ रहता है, तो हम क्या बनाते हैं, where does he live। बट जब where का काम एज ए कंजंक्शन होता है तो फिर उसके बाद हम लोग do, does, is, am और was वर्ब तुरंत नहीं लगाते। क्लियर, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, I don't know where he lives, ये सही रहेगा और ना कि ये। अच्छा देखिए, ये हम लोगों ने प्रयास क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने की। तो ये देखिए वेयर, फिर क्या बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ही लिव्स।
क्लियर? तो ये याद रखना है। वेयर हो, हु हो, वाई हो, whom हो, when हो, what हो, जब तक ये खुद सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेंगे, एज अ कंजंक्शन भी होंगे और सब्जेक्ट का कार्य भी करेंगे, तभी जाकर हम ये सब लगा सकते हैं। जैसे आई डोंट नो हु यू आर, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि आई डोंट नो हु हैव डन दिस वर्क, अब ये हु के बाद हैव तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हु जिसने ये कार्य किया होगा उसी के लिए हु आया है। आई डोंट नो हु हैव डन दिस वर्क। हो सकता है दो या दो से अधिक लोग रहे हों, इसलिए हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं। यदि किसी सिंगल व्यक्ति ने किया है तो आई डोंट नो हु हैज, HAS, आई डोंट नो हु हैज डन दिस वर्क। क्लियर? अब वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट कौन, जो कार्य करेगा उसी के लिए तो हु है। क्लियर? और हमने इससे पहले बोला था आई डोंट नो हु यू आर। अब चूंकि हु यहां पर कार्य नहीं कर रहा है, किसके बारे में, यू के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हु के बाद तुरंत बाद क्या आया, यू। तो दोस्तों ये कंजंक्शन थे और आज की क्लास थी क्लोज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर तो